कि पिछले 20 सालों में आत्महत्या युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण। और आप सोचे 15 से 29 साल का व्यक्ति है ना, इस देश का एक्टिव फ्यूचर है वो, जिसके ऊपर देश की बहुत सारी उम्मीदें टिकी होती है। उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का जो फॉर्म निकाला जा रहा है, एडमिशन का, बच्चे जिसको भर रहे हैं, उसमें भाषा में उर्दू की जगह मुसलमान की भाषा, भोजपुरी मगही की जगह बिहारी चमारी। इमरजेंसी को याद रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्यार से आप क्यों नहीं बताते कि जब मोरारजी देसाई की सरकार भविष्य में इमरजेंसी लगाने का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ, संविधान संशोधन का खुद इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने समर्थन किया। महिलाएं ज्यादा आत्महत्या कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि घरेलू ढांचे में जो कसमकश है उसको एड्रेस आज तक नहीं किया जा सका। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। आप युवाओं की मौत पर बात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ आप 50 साल पुरानी एक संवैधानिक घटना पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा करना है। आप उसको इस तरीके से मनाना चाहते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए, मतलब आप क्यों बार बार उसको चाहते हैं? देखिए, सारे अखबारों की आप कवरेज देखिए पिछले 4-5 दिनों से, ऐसा लगता है कि इस देश में कितना बड़ा भयानक दौर चल रहा है, वर्तमान की कोई बात नहीं है और 50 साल पुरानी घटना पे 10-10 पेज रंगे जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में कम से कम 10 पेज आपको मिल जाएंगे जो इमरजेंसी को डेडिकेटेड है। बता दूं कि कांग्रेस के लोग इमरजेंसी शब्द से ही डरते हैं। आपको अगर ये नहीं मालूम होगा तो अगर इमरजेंसी शब्द कहीं आता है तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। अगर जयप्रकाश नारायण ने सेना से, पुलिस से ये आह्वान नहीं किया होता कि आप बगावत करो, सरकार की बात मत मानो, विद्रोह कर दो, अगर जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे से ये नहीं कहा होता कि आप रेल चलने मत दो, रेल को रोक दो, चक्का जाम कर दो, नेवी से कहा गया कि आप सरकार के विरुद्ध बगावत करिए, अगर ये सब नहीं कहा गया होता तो मेरा बहुत पक्का मानना है कि मिसेस गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करती। उनको मजबूर किया गया। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरा विपक्षी दल कितना भी महान नेता हो, अगर वो ये बात करता है, सेना से आह्वान करता है कि तुम बगावत करो, मैं भी इमरजेंसी ही लगाऊंगा। और हो सकता है कि मैं इंदिरा गांधी ने जो सलूक किया उससे ज्यादा बुरा सलूक करूंगा, क्योंकि देश को इकट्ठा रखने का मसला था, ये मजाक की बात नहीं थी। और 70s के दौर में आप देख लीजिए पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे दुनिया में CIA इस तरह के जो रिबेलियंस थे, इस तरह के जो बगावतें थी, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता मारे जा रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी और हर जगह डिक्टेटरशिप आ रही थी। ये है कि ये कहीं न कहीं एक जो पैट्रियार्की थी ना, उस समय की जो सत्ता थी, जो पुरुष प्रधान कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें सारे बुढ़े लोग थे जो जिनको अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर थे। वो सब इकट्ठा होकर के इंदिरा गांधी की, उनको लग रहा था कि आखिरकार एक स्त्री हमको कैसे रूल कर रही है। पार्क के कोने में RSS वाले शाखा लगाते थे, तो ये लोगों ने बोला देखो इमरजेंसी लग गई है, पुलिस वाले आएंगे, भागना मत, पकड़ के ले जाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे। मुझे शब्द याद है। उस दिन शाम को सब बड़े चड्डी वाले भाग गए। हम सब बच्चे थे, डंडा फंडा लगा के खेल रहे थे। 20-25 बच्चे होंगे, तो सबको पुलिस वाले आए, घेर के ले गए। एक सोच बननी शुरू हुई। उस दिन से विश्वास बनना शुरू हुआ कि इन पर कभी भरोसा नहीं करना है। आप कुंभ की मौतें छिपा ली गई। 5-5 साल तक आप देश के युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को UAPA लगा करके बिना ट्रायल के जेल में ठूंस देते हैं। मतलब आप इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? ये दौर जो है इमरजेंसी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। 100 गुना ज्यादा खतरनाक है आज का दौर। साफ साफ ये बात कहे जाने की जरूरत है, कोई डिफेंस होने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी बिल्कुल अंदर से, दिल से, अपने हृदय से, अपने आचरण से, विचार से, अपने अपब्रिंगिंग से, अपनी पॉलिटिक्स से वो डेमोक्रेट थी। इंदिरा गांधी प्रवृत्ति से फांसीवादी नहीं थी। उस समय नारा लगता था, RSS वाले लगाते थे, इमरजेंसी के 3 दलाल, संजय, विद्या, बंसीलाल। अब आप बताइए, संजय गांधी के परिवार वाले इस समय कहाँ पर हैं? विद्याचरण शुक्ल बाद में लौटे आए थे। विद्याचरण शुक्ल कहाँ गए थे? बंसीलाल का पूरा कुनबा किसके साथ है? जो तोड़ फोड़ तुर्कमान गेट कांड, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी बदनामी हुई थी, वो उसके जो हीरो थे जगमोहन किसकी पार्टी में गए, किसके सांसद बने, किसने उनको गवर्नर बनाया, किससे अपने पास में हुआ? तो एक आफ्ताब नाम का लड़का है, उसने धर्मांतरण अपना किया और आर्य समाज मंदिर में लड़की से शादी की। जब शादी हो गई तो हिंदू दल के लोग उन्होंने उधम काटा। लड़की की मौसी से एक मुकदमा कायम कराया कि इसने लड़की का अपहरण कर लिया, तो लड़की का धर्मांतरण जबरदस्ती कराना। मुकदमा कायम किया, जेल भेज दिया। जब ये मामला हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। आर्य समाज में शादी हुई है, वो लड़के ने अपना नाम राहुल रख दिया आफ्ताब में, बेचारे ने कि चलो मैं धर्म बदल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने उस पर भी लव जिहाद कायम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। घटना जो दिख रही है उसका असल कारण क्या था कि उस लड़के का नाम आफ्ताब है। 13,000 करोड़ का दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, जिसको देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, इसको शान बताया जा रहा है हिंदुस्तान की। वो अभी इस जुलाई में शुरू होना था, लेकिन पहली बरसात में कम से कम 20 जगह अंदर घुस गया है।
ये चल रहा है या बंद हो गया? ये इनॉग्रेशन होना था और ये बारिश में ही ढह गया। हाँ। गाड़ियां चली नहीं पाई। हाँ। पानी का ही नहीं वजन झेल पाया वो। बाप रे बाप। ये हाँ, बिंब बनाकर बेवकूफ बनाना ये संघ की खासियत है। दूसरी चीज, आत्मनिर्भर शिवराज सिंह चौहान का लड़का बने और अमित शाह का बने, लेकिन तेरा मेरा लड़का तो 5 किलो अनाज ले और अभी कांवड़ देने जाए, कुछ भी नहीं। उसका सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसको किसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर बचा के रखना है। वो केंद्र का एजेंट है, वो किसी तरह फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखे। लेकिन आप देखिए, आयरनी देखिए कि गवर्नर ही फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, वही कमजोर कर रहा है। सलाम नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, एक खबर मैंने पढ़ी जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसमें, और वो बता रही है कि पिछले 20 सालों में आत्महत्या युवाओं की मौत का सबसे बड़ा कारण, और ये पिछले 20 सालों से लगातार बना हुआ है। और युवा का मतलब 15 से 29 साल, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है पंकज जी। एक चीज और है, आप गडकरी को बचा रहे हो उसमें। कैसे? सबसे ज्यादा मौत के कारण उसके बाद रोड एक्सीडेंट है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा सड़क। हम जिन सड़कों पे गर्व कर रहे हैं वो सड़कें इतनी इमेच्योर तरीके से और गैर तकनीकी तरीके से बनी है। हमने अभी तक अपनी जनता को उन सड़कों पर चलना नहीं सिखाया है और उस पर खून बह रहा है। और आप सोचे 15 से 29 साल का व्यक्ति है ना, इस देश का एक्टिव फ्यूचर है, वो एक्टिव प्रेजेंस है, वो जिसके ऊपर देश की बहुत सारी उम्मीदें टिकी होती है। उनका इस तरीके असामयिक निधन हो जाना, वो रिपोर्ट में मुझे लगता है जैसा अकेले 2 हेड में सुसाइड एंड रोड एक्सीडेंट, उसमें सब कुछ मिला के इट इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ द यंग डेथ कॉज डिपेंड ऑन 2 सब्जेक्ट, आई थिंक सो। ये समझे याद आ रहा है 40% हो रहा है। देश की युवाओं की असामयिक मृत्यु का 2 सबसे बड़े कारण होना और उसमें विमर्श नहीं होना। आपको एक चीज बताएं कि हम किस चीज पे चिंता करें। देखिए, हमको इस चीज पे शर्म नहीं आ रही है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का जो फॉर्म निकाला जा रहा है, एडमिशन का, बच्चे जिसको भर रहे हैं, उसमें भाषा में उर्दू की जगह मुसलमान की भाषा, भोजपुरी मगही की जगह बिहारी, चमारी, ये लिखा हुआ है। यदि कोई संवेदनशील जनता होती, यदि संवेदनशील सरकार होती, तो इस प्रकार का फॉर्म ऑनलाइन करने वाले को सबसे पहले टर्मिनेट किया जाना था। लेकिन आप देखें ना, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। कोई चर्चा नहीं है इस पे। आप सोचिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी जो एक देश का सपना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा बच्चा ग्रेजुएट हो गया तो मान लेते हैं कि वो नौकरी की तरह पायदान तो आगे बढ़ गया। उसके एडमिशन फॉर्म में आप भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं, भाषा के कॉलम में लिख रहे हैं कि आपकी मातृभाषा कौन सी है, मदर टंग कौन सी है, तो उसमें लिखा चमारी, मुसलमानी। तो हम जिंदा को भी रोएं, मुर्दे को भी रोएं, लेकिन हमारा पूरा देश संवेदनशील होता है 50 साल पुरानी इमरजेंसी को लेकर। इमरजेंसी को याद रखना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी कभी नहीं लगना चाहिए, लेकिन प्यार से आप क्यों नहीं बताते कि जब मोरारजी देसाई की सरकार भविष्य में इमरजेंसी लगाने का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए जो संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन का खुद इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने समर्थन किया था। बिल्कुल। ये नहीं कहीं बताते हैं, सही बात है। और वो ये भी नहीं बताते कि देवराज साहब तो चिट्ठियां लिख लिख के व्याकुल थे, तो इंदिरा जी जवाब नहीं दे रही थी तो विनोबा भावे को भेजते थे। आरएसएस के सर संघ चालक देवरस। अटल जी तो बड़ा प्रेम से चिट्ठी देके आ गए थे, बाद में बंगाली मार्केट में गोलगप्पे खाते दिखे थे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो हमारी संवेदनशीलता, सामाजिक संवेदनशीलता, आप सोचो कि हम कितने असंवेदनशील समाज का एक हिस्सा धीरे धीरे बनते चली जा रहे हैं। मेरे देश के युवा इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से मर रहे हैं, हमें कोई चिंता नहीं।
श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी की भाषा की गुणवत्ता इस स्तर पे आ गई है, हमें कोई चिंता नहीं। आपातकाल का दूसरा पक्ष आप बता नहीं रहे, हमें कोई चिंता नहीं। 16 महीने 17 महीने के लिए लोग स्यापा कर रहे हैं, जिसकी आज भी लोग पेंशन खा रहे हैं 10,000 20,000 महीने, कई मंत्री बन गए, संतरी बन गए, लेकिन उन पे आप चर्चा नहीं कर रहे हो जो 5 साल से बगैर मुकदमे के, बगैर चार्जशीट के, जिनको आपने जेल में डाल रखा है बिल्कुल केवल इसलिए कि उनसे आपकी असहमति है। बिल्कुल। अकेले दिल्ली राइट भीमा कोरेगांव केस को आप देख लीजिए, एक वो बेचारा पत्रकार है झारखंड का, रूपेश कुमार सिंह को देख लीजिए, आपके यूपी में ही कई हैं, सोनभद्र जिले के। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। आप देखो, हाँ, आप देखो विश्व दीपक में ये वाली रिपोर्ट आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि इस वाली रिपोर्ट में ना आप मतलब लोगों को लग रहा हो कि युवा आत्महत्या कर रहे हैं तो इसका मतलब नेचुरली आदमी ही होंगे, पुरुष होंगे। इसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। महिलाओं की संख्या सब, महिलाएं ज्यादा आत्महत्या कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि घरेलू ढांचे में जो कशमकश है उसको एड्रेस आज तक नहीं किया जा सका है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। और 15 से 29 साल का मतलब है कि ना उनको रोजगार मिल रहा है, घर में प्रेशर भी हो रहा है और इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। एक तरफ तो बात यह है कि आप युवाओं की मौत पर बात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ आप 50 साल पुरानी एक संवैधानिक घटना पर आपको बहुत ज्यादा चर्चा करना है। आप उसको इस तरीके से मनाना चाहते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए। मतलब आप क्यों बार बार उसको चाहते हैं, बार बार क्यों चाहते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, कल जो खड़गे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैं उसमें था, और संयोग से उसके पहले एक दिन पहले, एक शाम पहले जो है तीन मूर्ति भवन में इमरजेंसी के 50 साल पे जो बीजेपी ने प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें अमित शाह वक्ता थे, संयोग से मैं उसमें भी था। तो मेरा बहुत इस मामले में बहुत पक्के तौर पे मैं मानता हूं कि इमरजेंसी को फिर से देखने की जरूरत है। इसको फिर से पुनर्व्याख्यात करने की जरूरत है। ये उतना सीधा मसला नहीं है जैसा कि बीजेपी हमें बताती आती है। बीजेपी संघ या बीजेपी के और कुछ बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर जिसमें से इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। एक बात आज, हाँ सही बात है, आप कह रहे हैं। आप देखिए सारे अखबारों की आप कवरेज देखिए पिछले 4-5 दिनों से, ऐसा लगता है कि इस देश में कितना बड़ा भयानक दौर चल रहा है। वर्तमान की कोई बात नहीं है और 50 साल पुरानी घटना पे 10-10 पेज रंगे जा रहे हैं। चाहे वो टीवी चैनल्स, तो देखिए टीवी चैनल्स पे में हमने देखा कई जगह के प्रोमोज देखे, स्पेशल शोज बनाए गए हैं बहुत सारी जगहों पे। एनडीटीवी में बनाए गए हैं, आज तक में बनाए गए, तमाम जगहों पर। इंडियन एक्सप्रेस में कम से कम 10 पेज आपको मिल जाएंगे जो इमरजेंसी को डेडिकेटेड है। यही हाल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, यही हाल बाकी दूसरे अखबारों का है। तो मेरा तो बहुत पक्के तौर पर मानना है कि इमरजेंसी को फिर से देखने की जरूरत है, नए सिरे से, नई रोशनी में, नए तथ्यों की रोशनी में इसको देखा जाना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात जो कांग्रेस का है, कांग्रेस इसको लेकर के मेरा मानना है कि जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव है। इतना डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं है। कल मैंने कहा, वहां पे एक लंच भी था इसके बाद, तो मैंने ये बात रखी कि आप लोगों को जरूरत से ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। वो एक गलत फैसला था जिसको आप लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ हमसे गलती हुई, और फिर जब उसके सुधार की बात आई, संशोधन की बात आई, तो आप उसमें शामिल हुए और आप आज तक उसको रियलाइज करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई। लेकिन उस गलती को लेकर के इतना ज्यादा डिफेंसिव हो जाना कि बीजेपी के 11 साल के जो अघोषित आपातकाल है उसको भी ठीक से उस पर बात न कर पाना, और इमरजेंसी शब्द, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लोग इमरजेंसी शब्द से ही डरते हैं। आपको अगर ये नहीं मालूम होगा तो, अगर इमरजेंसी शब्द कहीं आता है तो वो बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। उनको लगता है कि हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। तो मेरा मानना है कि इस पे बहुत ज्यादा डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और अगर मैंने एक बार कभी मैंने लिखा भी था, इस पे एक पोस्ट लिखी थी जिसपे काफी बहुत सारे लोगों ने मुझे विवाद भी किया था, ट्रोलिंग भी की थी। अगर जयप्रकाश नारायण ने, सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जयप्रकाश नारायण ने सेना से, पुलिस से ये आह्वान नहीं किया होता कि आप बगावत करो, सरकार की बात मत मानो, विद्रोह कर दो, ठीक है, अगर जॉर्ज फर्नांडीज ने रेलवे से ये नहीं कहा होता कि आप रेल चलने मत दो, रेल को रोक दो, चक्का जाम कर दो, छात्रों से ये नहीं कहा गया होता कि आप क्लासेस का बहिष्कार करो, टीचर्स से, प्रोफेसर से कहा गया कि आप जो है पढ़ाना बंद कर दीजिए, नेवी से कहा गया कि आप सरकार के विरुद्ध बगावत करिए, अगर ये सब नहीं कहा गया होता तो मेरा बहुत पक्का मानना है कि मिसेस गांधी इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करती, उनको मजबूर किया गया। और मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरा विपक्षी दल का कितना भी महान नेता हो, अगर वो ये बात करता है
सेना से आह्वान करता है कि तुम बगावत कर लो, तो मैं भी इमरजेंसी ही लगाऊंगा। और हो सकता है कि मैं इंदिरा गांधी ने जो सलूक किया उससे ज्यादा बुरा सलूक करूंगा मैं, क्योंकि देश को इकट्ठा रखने का मसला था, ये मजाक मजाक की बात नहीं थी। और 70s के दौर में आप देख लीजिए कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पूरे दुनिया में CIA इस तरह के जो रिबेलियंस थे, इस तरह के जो बगावतें थी, उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रही थी। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता मारे जा रहे थे, उनकी हत्याएं हो रही थी और हर जगह डिक्टेटरशिप आ रही थी। तो ये एक घटना का केवल एक पक्ष है, एक पहलू है जो ये बताया जाता है, जैसे पंकज जी कह रहे थे, इस पे इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। और अगर जेपी, इसके असली गुनहगार जेपी है, और वो तमाम लोग जिनकी मदद से बाद में बीजेपी का मेन स्ट्रीमाइजेशन हुआ और बीजेपी मुख्य धारा की पार्टी बनी। जेपी ने कहा था कि अगर बीजेपी होना जो है मेंबर होना, संघ का मेंबर होना, अगर फांसीवादी होना है तो मैं भी फांसीवादी हूँ। जेपी का बहुत ही फेमस कोट, जेपी का बहुत फेमस कोट है ये। तो जिस फांसीवादी होने को जेपी एक कंडीशन में देख रहे थे, आज वो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज बन चुकी है। इसके नॉर्मलाइजेशन में नहीं लोगों का योगदान है, जेपी बराजी तमाम लोगों का। और एक बात और, लोग इस पे कम ध्यान देते हैं, वो ये है कि ये कहीं ना कहीं एक जो पैट्रियार्की थी ना उस समय की, जो सत्ता थी, जो पुरुष प्रधान कांग्रेस पार्टी थी, जिसमें सारे बुढ़े लोग थे जो जिनको अपनी मौत दिख रही थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी से बहुत दूर थे। वो सब इकट्ठा होकर के इंदिरा गांधी की, उनको लग रहा था कि आखिरकार एक स्त्री हमको कैसे रूल कर रही है। आप इसकी बहुत गहराई में मनोविश्लेषण में जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कहीं ना कहीं सारे लोग उनके अंदर की जो एक कुंठा थी, उसका एक कारण यह भी था। बिल्कुल, तो यही सारी वजहें हैं। पंकज जी, आप दोनों में से किसी के पास भी आपातकाल के समय का व्यक्तिगत अनुभव नहीं होगा, मेरे पास। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। मैं उस समय स्कूल, बहुत छोटे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझको मेरे 2.5 साल की उम्र से याददाश्त है। तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी एक ऐसे डिपार्टमेंट में थे जिसको मार्केट का राजा कहा जाता है। उसके बावजूद हम छोटे छोटे भाई बहन उस समय सनलाइट और लक्स साबुन के लिए लाइन में लगते थे, 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन। चीनी नहीं मिलती थी। ये बाजार में जो काला बाजारी है उसका मेरी याददाश्त में उस समय जो स्थिति थी बाजार की, पूरा जो सामान था उस समय जनसंघी कहे जाते थे, जनसंघियों के पास बाजार हुआ करता था। जनसंघियों ने पूरे सामान को होर्डिंग करके, और इस प्रकार के, चूंकि उस समय कम्युनिकेशन की इतनी पॉसिबिलिटीज नहीं हुआ करती थी। आपको बताऊं कि आज एक मजेदार घटना आपके दर्शकों के माध्यम से सुनाऊं, आप लोगों को भी मजा आएगा। कि जब आपातकाल लगा था तो हमको भी पुलिस पकड़ के ले गई। हुआ ये कि हम लोग उज्जैन में थे। तो उज्जैन में वहां पर फ्रीगंज में एक अशोक टाकीज का मैदान था, उसमें तरुण क्लब खेला करता था क्रिकेट। तरुण क्लब उस समय का टॉप क्लब था। उसके हर साल 2-3 खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में जाते थे। सुशील निगम, सुधीर जैन, ये सब लोग हर साल। तो हम लोग बहुत बहुत छोटे उठे थे, 4वीं-5वीं पढ़ने वाले थे, तो हम लोग वहां जाते थे, हमको खिलाते नहीं थे। कभी कभार हुआ बाहर खड़ा कर दिया, गेंद उठा लाओ नाली में से, तो गेंद नहीं है, जिसको कहते हैं ना बाउंड्री पार चली गई, उठा ले आओ। तो उस पार्क के कोने में RSS वाले शाखा लगाते थे। हम लोगों की कोई इतनी राजनीतिक या कोई समझ नहीं थी, तो वो लोग खिलाते थे, मैं बोल कबड्डी हाल हाल टाइप का, तो हम लोग भी खेलते थे। तो चूंकि हम 3 भाई थे, और 3 भाइयों के 3-3 दोस्त थे, तो हम 12-15 लोग एक साथ होते थे। तो अब जैसे उन्होंने हमको एक दिन बोला, आज पंकज जी अपने घर ध्वज ले जाएंगे। तो अब हमें लगा कि हमको कितने बड़ा हमारा कितना महत्व कि हमको ध्वज दे दिया, झंडा। क्योंकि उस समय प्लास्टिक का बिल्ला भी मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। हम लोग खेलते थे। मुझे याद है, नाम लूंगा, हरिबाबू जोशी वगैरह लोग थे, इन लोगों ने बाद में मंत्री बने। तो ये लोगों ने बोला, देखो इमरजेंसी लग गई है, पुलिस वाले आएंगे, भागना मत, पकड़ के ले जाएंगे, खीर पूरी खिलाएंगे। मुझे शब्द याद है। तो उस दिन शाम को सब बड़े चड्डी वाले भाग गए। हम सब बच्चे बच्चे थे, डंडा फंडा लगा के खेल रहे थे। 20-25 बच्चे होंगे। तो सबको पुलिस वाले आए, घेर के ले गए। तो फ्रीगंज में जो घंटाघर है उसके नीचे पुलिस चौकी थी, तो वहां पे सबको छांटा, बनिए की औलाद कौन है, फुटकर की औलाद कौन है, सरकारी कर्मचारी की औलाद कौन है, सब अब उसके बाद में फोन वोन किए गए। फोन भी उस समय, जैसे हमारे पिताजी के दफ्तर में फोन नहीं हुआ करता, बगल में सांख्यिकी का दफ्तर, वहां फोन होता था, फिर वहां से चपरासी बोलने जाता था, ये तंत्र था। जब रात में 9 बजे तक हम घर नहीं पहुंचे, और हमारे पिताजी ही नहीं आए,
तो पिताजी को थाने बुला लिया था। तो हमारे घर के बगल में प्रकाशन सेठी रहते थे और उस समय कोई राजनेताओं को सुरक्षा नहीं होती थी। प्रकाशन सेठी की वाइफ भी बाहर बैठी रहती थी, हमारी माँ भी वहां जाके बैठ जाती थी। तो उन्होंने वहां जाके बोला कि ऐसा कुछ है, ये लोग आए नहीं है। अब बस प्रकाशन सेठी का फोन हो गया, हम सब लोग घर आ गए। तब हमारे पिताजी ने बताया कि ये आरएसएस क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं। तब से हमारी एक सोच बननी शुरू हुई। उस दिन से विश्वास बनना शुरू हुआ कि इन पे कभी भरोसा नहीं करना है। तो अब आपको एक घटना अभी की बता रहा हूँ। ये बाकायदा पूरे देश के सेंट्रल स्कूल को ऑफिस ऑर्डर जारी किए गए, आने वाले 2 दिन आप आपातकाल को लेकर अपने देश में, अपने स्कूलों में पोस्टर बनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता और उस पर सामग्री तैयार करना, इसकी प्रतियोगिताएं करें। परसों आदेश जारी हुआ। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के बहुत सारे ऑफिसेस में कंगना रनौत का सिनेमा दिखाया गया, इमरजेंसी जो दिल्ली में बहुत सारी तो जगहों पे पोस्टर लगाए गए, है ना। तो पोस्टर आईटीओ तो में, ठीक है, तमाम स्कूल जगहों पर। सरकारी ऑफिसेस में, ऑटोनोमस बॉडीज में, यूनिवर्सिटीज में हम्म। कंगना रनौत का सिनेमा दिखाया गया। देखिए, यदि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो आपने गुजरात दंगे का चैप्टर फिर एनसीईआरटी से हटा लिया है। हम लोग जब सरकारें बदलेंगी तो फिर यही सब करेंगे। तो हम शिक्षा को, शिक्षा के स्थानों को सकारात्मक ऊर्जा के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। लोकतंत्र के खतरे कौन कौन से इस समय? लोकतंत्र का खतरा एक व्यक्तिवाद है, एक व्यक्ति के पास अधिक पूंजी होना है, चुनाव सुधार नहीं होना है। यानी आप सोचो कि 75 साल बाद भी यदि हमारी जो मतदाता सूची है वो भरोसे लायक नहीं है, तो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां ये हैं। लोकतंत्र के लिए चुनौती आज हमारे सामने ये है कि हम अधिकांश बिलों पर पार्लियामेंट में बहस होते ही नहीं देखते। अधिकांश बिलों पर यदि दबाव नहीं हो तो पार्लियामेंट्री कमेटी कोई नहीं जा रही है। पार्लियामेंट्री कमेटी में हम वक्फ बोर्ड, बिल बोर्ड पे आप देख चुके कि वहां पर आप 10 लोगों को बाहर निकाल दोगे, 4 की बात नहीं सुनोगे, डिसिडेंट नोट नहीं लिखोगे। तो लोकतंत्र को असली खतरा उससे है। आपातकाल तो अब नहीं लग सकता क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, अब आपातकाल नहीं लग सकता है। लेकिन विश्व दीपक, आप ये बताओ कि मतलब क्या आप इसको आपातकाल नहीं कहोगे कि कोविड में लाखों लोगों की मौत को छिपा लिया गया? मतलब पंकज जी बता रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, मतलब जो आरएसएस के लोग हैं झूठ बोलते हैं। पंकज जी से झूठ बोल दी तो जेल पहुंच गए थे, तो इस तरीके से झूठ ही बोलते हैं वो। आप समझो कोविड की जेल नहीं, मौतें थाने छिपा में ही ली बैठे गई, थे। आप सोचिए कुंभ की मौतें छिपा ली गई। 5-5 साल तक आप देश के युवाओं को, पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं को यूएपीए लगा करके बिना ट्रायल के जेल में ठूंस देते हैं। मतलब आप इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपका प्रेस मैं स्वतंत्रता बताऊं सूचकांक 160 में पहुंच गया है, बचा क्या है? मैं बताऊं आपको, ये दौर जो है इमरजेंसी से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। 100 गुना ज्यादा खतरनाक है आज का दौर। साफ साफ ये बात कहे जाने की जरूरत है, कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी बिल्कुल अंदर से, दिल से, अपने हृदय से, अपने आचरण से, विचार से, अपने अपब्रिंगिंग से, अपनी पॉलिटिक्स से वो डेमोक्रेट थी। वो विशुद्ध 100% शुद्ध डेमोक्रेट थी। एक एक वो एक उन्होंने एक मोमेंट में वो डिसीजन लिया उन्होंने, लेकिन उसका उन्होंने रिग्रेट हुआ, उसको उसको उन्होंने खारिज किया, खत्म किया। उस चुनाव करवाए उन्होंने, चुनाव में वो हारी और हार करके फिर दोबारा सत्ता में आई। तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको बता दूं कि विशुद्ध रूप से एक शुद्ध डेमोक्रेट थी वो। लेकिन आज के दौर में जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और जो लोग इमरजेंसी का रोना रो रहे हैं, वो डेमोक्रेट है ही नहीं, वो टेंडेंसी से फासिस्ट हैं। वो इंदिरा गांधी प्रवृत्ति से फांसीवादी नहीं थी, वो स्वभाव से तानाशाह नहीं थी। वो जिस भारत में पैदा हुई थी, जिस दौर में पैदा हुई थी, उनकी जैसी अपब्रिंगिंग थी, जिन लोगों के बीच में पली बड़ी थी, उनके वो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था, उनकी जो पूरी सोच थी, जो पूरी पॉलिटिक्स थी, वो बिल्कुल भारत जैसी, भारत की जो विविधता है, प्लुरलिज्म में डाइवर्सिटी है, वो ऐसी ही थी वो। और वो अंदर से बिल्कुल विशुद्ध डेमोक्रेट थे। एक उन्होंने फैसला लिया और रिएक्शन में कह सकते हैं, मैं मानता हूं कि रिएक्शन में लिया गया फैसला था वो, और जिसको उन्होंने रिग्रेट किया और बाद में उस संशोधन में वो शामिल हुई। लेकिन आज के दौर में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग लोकतंत्र का रोना होते हैं, इमरजेंसी का ढोल पीट रहे हैं, ये लोग प्रवृत्ति से फासिस्ट हैं, ये लोग प्रवृत्ति से तानाशाही हैं। तो भले ही वो इमरजेंसी डिक्लेयर करें या ना करें, आज का जो दौर है
वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इन लोगों के पास जो पॉलिटिकल पावर है वो इंदिरा गांधी के मुकाबले भी कम से कम हजारों गुना ज्यादा है इनके पास है। चाहे वो कैपिटल का कंसंट्रेशन हो, चाहे वो मीडिया का। आज का मीडिया बिना 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 इमरजेंसी के ही रेंग रहा है। अब विद्याचरण शुक्ला की जरूरत ही नहीं है। उससे घटिया मीडिया है आज का। कोई आदमी स्क्रूटनी करे उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही स्क्रूटनी कर रहा है मीडिया। आप समझिए किस लेवल तक इन्होंने इसको डिस्ट्रॉय किया चीजों को। उस समय नारा लगता था, आरएसएस वाले लगाते थे, इमरजेंसी के 3 दलाल संजय, विद्या, बंसीलाल। अब आप बताइए संजय गांधी के परिवार वाले इस समय कहां पर हैं? बीजेपी में। विद्याचरण शुक्ल तो बाद में लौट आए थे। विद्याचरण शुक्ल कहाँ गए थे? बीजेपी में। बंसीलाल का पूरा कुनबा किसके साथ है? जो तोड़ फोड़ तुर्कमान गेट कांड जिसके कारण इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी बदनामी हुई थी, वो उसके जो हीरो थे जगमोहन किसकी पार्टी में गए, किसके सांसद बने, किसने उनको गवर्नर बनाया, लिस्ट है अपने पास में। तो ये जबकि आप देखिए जो अभी आज की दौर है जिसपे ये मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। मैं आपको 2 घटनाएं सुनाता हूं अभी की जिसपे दिल्ली की मीडिया बिल्कुल मौन है। 15 दिन पहले इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक कथित रूप से मुठभेड़ हुई और जिसमें कहा गया कि एक करोड़ का इनामी सुंदरिया और ये सब लोग मारे गए। उसमें 60 कथित नक्सलियों को मारने की घटना बताई। उस 7 में एक है महेश पौड़ियाम। महेश पौड़ियाम अपने गांव के स्कूल में पिछले 1.5 साल से रसोइये का काम कर रहा है। उसका हर दिन वहां पे वो फोटो जाते हैं, ऑन रिकॉर्ड फोटो है कि वो रसोई बना रहा है, बच्चों को खिला रहा है। 7 बच्चों का बाप है। नक्सलाइट मूवमेंट का एक सीधा नियम है कि वो जो नक्सलाइट मूवमेंट में शामिल होता है उसकी नसबंदी कर देते हैं जिससे कि उनके बच्चे ना हो, ताकि वो लोग उसको थोड़ा उनको इमोशनल अटैचमेंट ना रहे। जो व्यक्ति हर दिन गांव के विद्यालय में ऑनलाइन फोटो खिंचवा रहा है, जो खाना बना रहा है, जिसको सरकारी तनख्वाह मिल रही 1500 रुपये महीना, उस व्यक्ति को इन्होंने नक्सलाइट बना के मार दिया। घटना यही नहीं रुकती है। अमित शाह को खुश करने के लिए उन्होंने बोल दिया बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। हाँ, वो नक्सल मुक्त करने की बात। जबकि उसके बात की सुनिए आप, ये नहीं है, घटना यही नहीं रुक रही है। नक्सलियों ने सुकमा जिले में एक गांव से 3 बच्चों को पकड़ा जो 15 से 20 साल के, और जन अदालत लगाई और उनकी गर्दन काट के हत्या कर दी। उसमें एक बच्चा जो है वो टॉपर है और केवल इसलिए उनको घोषणा की गई कि ये सब लोगों को पहले भी 3 बार बोला था कि आप लोग हमारी मुखबरी मत करो, लेकिन इन बच्चों को पुलिस वाले पैसे देते थे और हमारी मुखबरी कराते थे। तो इधर पुलिस वाले एक गृहस्थ को नक्सली बना के मार रहे हैं और उधर जो नक्सली है वो निर्दोष किशोर बच्चों को मार रहे हैं। इसकी कोई चर्चा कोई मीडिया नहीं कर रहा है। दूसरी घटना, 1 मई को भिंड में पत्रकारों को चप्पलों से मारने की घटना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया कि 15 दिन के अंदर आप कंसर्न जो टेरिटोरियल आपकी जो है हाई कोर्ट, उसमें जाकर जमानत की एप्लीकेशन लगाओ, क्योंकि वो दोनों पत्रकार बेचारे दिल्ली में रह रहे हैं और उन पर 5-5 मुकदमे कायम कर दिए पीटने के बाद में। हाई कोर्ट में आपको बेल की एप्लीकेशन लगानी है, आपको वकील नहीं मिल रहा है वहां पे ग्वालियर हाई कोर्ट में। वो तो भला हो वो कपिल सिब्बल ने कोई फॉर्मर एएसजी है, उनको बोल दिया कपिल सिब्बल का बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है, तो वो तैयार हो गया। ना वहां कांग्रेस ही बोल रहे इस घटना पे, जबकि उसमें जो एक पत्रकार है बेचारा दलित है, वो जाटव है जिसको मारा है इन्होंने। कोई विरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई पत्रकार संगठन नहीं है, कोई मीडिया में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। ये भी तो इमरजेंसी ही है। मैं आपको एक और घटना सुना रहा हूँ जिस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज आधी अधूरी खबर आप अखबार में देखोगे कि जमानत मिलने के बावजूद गाजियाबाद जेल से एक लड़के को जब रिलीज नहीं किया
तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा कूटा और सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब ये घटना क्या है? इस पे आपने कहीं खबर नहीं देखी होगी, कौन है आदमी? उत्तर प्रदेश में लंबे समय से धर्मांतरण 2021 में कि ये धर्मांतरण ब्रैकेट लव जिहाद कानून लिया है। इसमें इंटरकास्ट आपने मैरिज की और एक पटक दे रहे हैं। इसमें क्या हुआ, एक आफ्ताब नाम का लड़का है, उसने धर्मांतरण अपना किया और आर्य समाज मंदिर में एक लड़की से शादी की। जब शादी हो गई तो जो हिंदू दल के लोग हैं उन्होंने उधम काटा और लड़की की मौसी से एक मुकदमा कायम कराया कि इसने लड़की का अपहरण कर लिया और लड़की का धर्मांतरण जबरदस्ती करा रहा है। मुकदमा कायम किया, जेल भेज दिया। जब यह मामला हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा माना। वो कह रहे सुनो, धर्मांतरण हुआ ही नहीं है, लड़की की कंसर्न है, आर्य समाज में शादी हुई है। वो लड़के ने अपना नाम राहुल रख लिया आफ्ताब ने, बेचारे ने, कि चलो मैं धर्म बदल लेता हूँ, लेकिन उन्होंने उस पर भी लव जिहाद कायम कर दिया। हाँ। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, अप्रैल में दी थी पंकज जी, 29 अप्रैल को। 27 अप्रैल, हाँ 29 अप्रैल, 29 को ही नहीं, आपकी क्या। और अब जाकर के 24 जून को रिलीज किया गया और 5 लाख रुपए जुर्माना ठोका सुप्रीम कोर्ट ने। ये घटना जो दिख रही है उसका असल कारण क्या था? क्योंकि उस लड़के का नाम आफ्ताब है। ये क्या कहलाएगा आपका? ये इमरजेंसी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो यानी हम जो बात कर रहे हैं कि आप खबरों को अधूरा दिखा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख रुपए का स्लैब कर दिया था, तो आपको खबर तो देनी थी। लेकिन ये फॉलो अप ने कहीं देखा है क्या? मैं खुद परेशान था, क्यों क्या हुआ, मैं इतने आज जो आने मुझे देर हुई, मैं एक्चुअल क्या था कि उसमें धर्मांतरण के कम से कम 10 मुकदमे कायम हैं अकेले गाजियाबाद जिले में। तो उसमें वो सॉर्ट आउट करा था बेसिक घटना कौन सी है, आप समझ रहे? तो ये जो हम खबरों को कैसे अखबारों से गायब कर रहे हैं, हम उनके एक पक्ष को दिखा ही नहीं रहे हैं, ये आप इसको क्या कहोगे? इमरजेंसी है। यदि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के ऊपर पथराव हो जाता है, उसकी खबर किसी के फर्स्ट पेज पे नहीं आती है। नहीं है। आपने कभी अभी एक खबर देखी कि जो 13,000 करोड़ का दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, जिसको देश का सबसे बड़ा एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बता रहे हैं, जिसके अंदर उसको शान बताया जा रहा है हिंदुस्तान की, वो अभी इस जुलाई में शुरू होना था, लेकिन पहली बरसात में कम से कम 20 जगह अंदर घुस गया है, वो धस गया, अंडरपास घुस गए उसके। एक खबर 13,000 करोड़ रुपए, जी कोई चर्चा नहीं थे। यहाँ से जुड़ रहा था पंकज जी, ये NH24 वाला यही जो पीछे से, हाँ ये जो अक्षरधाम से और देहरादून जो है ना, सहारनपुर होते हुए जो एलिवेटेड रोड है, वो सहारनपुर होते हुए अब तो ये रोड में चलने में 2 घंटे में, कोई नया रोड बना है, देहरादून पहुंच जाओगे। अरे आप देखो ना, मेरठ एक्सप्रेस वे जो 4800 करोड़ रुपए का बना था, वो चल रहा है, ये चल रहा है या बंद हो गया? ये नहीं, अभी तो उसको इनको शुरू करना था ना जुलाई से। अच्छा, इनॉग्रेशन होना था और ये बारिश में ही ढह गया। गाड़ियां चली नहीं पाई, पानी का ही नहीं वजन झेल पाया वो। बाप रे बाप। हाँ, यही उस पर ट्रक चलने हैं, लोडेड ट्रक, जो दिल्ली से इस तरफ सहारनपुर या देहरादून जाते हैं, जो गाजियाबाद होते जाते हैं, सीधे बाहर का बाहर निकल जाए, उसके लिए पूरी व्यवस्था। तो मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बनने की राह में है, आत्मनिर्भर बनने की राह में कि आप पैदल चलिए, गाड़ियां लेके मत चलिए, पैदल चलेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं, आपके फिर आपके कपाल पे फास्टैग लगा दिया जाएगा, क्योंकि गडकरी जी का काम है ठेकेदार से पैसा लेना और फास्टैग से पैसा वसूलना।
ठीक बात है। एक खबर और है विश्व दीपक, ये जो केरल की है इस पर भी चर्चा है, हर जगह चर्चा है, लेकिन वैसी चर्चा नहीं की गई जैसे असल में होनी चाहिए। केरल के जो गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, वो तमाम जो गवर्नमेंट फंक्शंस हैं उसमें भारत माता का पोर्ट्रेट लगा रहे हैं, खासकर वो भारत माता जो आरएसएस वाले लगाते हैं, जो सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिरों में लगा रहता है, उस पोस्टर को लगा रहे हैं, जिसको लेकर केरल जो सरकार है उसका विरोध कर रही है कि भाई कोई फंक्शन है, सरकारी फंक्शन है, तो आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चिन्ह है उनको लगाइए। और लेकिन वो मानते नहीं है, वो इस बात को बार बार जस्टिफाई करते हैं कि यही सही है। ये हाँ, मतलब ये पुरानी बात है। आरएसएस जो है, ये आरएसएस की जो प्रतिमा है भारत माता वाली, जिसमें अखंड पीछे अखंड भारत का नक्शा है और आगे भारत माता है, तो वैसे देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन बुराई तब है जब इसको लगाने वाला जो है आरएसएस का एजेंट है। अगर इसको मैं लगा दूं, आप लगा दें, या कोई सड़क में काम करने वाला मोहन राकेश, या मान लीजिए कि कोई अब्दुल लगा दे, इसमें मैं कोई बुराई नहीं देखता हूँ मैं इसमें। लेकिन जब ये आरएसएस लगाता है इसको, तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज भारत माता के चित्र से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरी अलग राय है। पर हाँ, ये आप जो कह रहे हैं इसमें प्रॉब्लम की बात वही है, इसको जो आरएसएस का एजेंट है, जो गवर्नर है। जी जी, हाँ हाँ विश्व दीपक। और सरकारी फंक्शंस में भी कोई, मुझे लगता है कि कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ एक आगे चल करके एक आइडियोलॉजिकल क्लैश इसमें हो ही जाता है इस चीज में आगे चल करके। और एक न्यूट्रलिटी की बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तो अब एक सिंबल है वो, मैं इसमें कोई बहुत बुराई नहीं मानता मैं इसमें। लेकिन हाँ, बस प्रॉब्लम मेरे हिसाब से इसमें यही है कि जब इसको आरएसएस लगाता है, बीजेपी लगाती है, या आरएसएस का अपॉइंट किया हुआ गवर्नर एजेंट लगाता है, तो फिर उसकी एक दूसरी व्याख्या होती है। अदरवाइज हम आप लगाते हैं, कोई कॉमन मैन लगाता है, तो उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। और इसी वजह से जो पोलिटिकल रीजन है, इसी वजह से पिनराई विजयन गवर्नमेंट ने इसको अपोज भी किया होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का यूज कैसे बीजेपी मिसयूज करती है बेसिकली। हाँ पंकज, आपको मिली थी खबर? ये मिली ही होगी ऑफ कोर्स। हाँ, मुझको जानकारी। एक्चुअल क्या है कि मेरी थोड़ी असहमतियां इसको लेकर। भारत माता की प्रतिमा है, भारत माता का चित्र कोई वैधानिक स्वरूप नहीं है। आनंद मठ से आया हुआ एक चित्र को डेवलप करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको बनाया। देखिए, होता क्या है कि जनगण मन अधिनायक जय और वंदे मातरम गीत को लेकर जो एक हमारे देश की 15-16% अल्पसंख्यक आबादी, उनकी असहमति क्यों है? वो इस देश को मादरे वतन मानते हैं, इस देश के सामने सजदा करते हैं, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यता के अनुसार वो किसी प्रतिमा या किसी मूर्ति के आगे अपना सिर नहीं झुका सकते। ये क्यों पूरा विवाद है? आरएसएस इस विवाद को क्यों खड़ा करना चाहता है? कांग्रेस ने भारत माता के चित्र को आधिकारिक रूप से क्यों स्वीकार नहीं किया? संविधान ने भी स्वीकार नहीं किया था पंकज जी। जबकि कांग्रेस के सभी आयोजनों में जय हिंद और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, कोई बहुत बात, लेकिन उस चित्र रूप में क्यों नहीं लगते? क्योंकि हमारी एक हिस्से की धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। देश जो है धर्म से बड़ा है, और हमको इसका स्वरूप देने की जरूरत क्या है? जब आरएसएस ने रूप दिया था, उसके बाद उन्होंने उसके लिए किया क्या? वो तो अखंड भारत के सबसे बड़े विरोधी थे। वो तो जब भारत विभाजन के समर्थक थे। और हम देखो कि हमने तो आजादी के बाद में इस देश का आकार को बदला है। इसमें गोवा जुड़ गया, इसमें सिक्किम जुड़ गया है। तो ये एक जो, देखिए, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है ना, हमने गंगा को माँ माना, और देश की सबसे लोकप्रिय कोई शब्दावली तो माँ की गाली है, तो हमने गंगा के साथ वही किया। हमने महात्मा गांधी को बापू बोलना शुरू किया, राष्ट्रपिता बोलना शुरू किया, उसको चौराहे पे बिठा दिया और रिश्वत वाले नोट पे छाप दिया, उसके बाद उसको खत्म कर दिया। देखिए, पूरे दुनिया में जिन देशों में नदी को माँ नहीं मानते, या देश को कोई भारत माता पिता नहीं मानते, उन देशों में नदियों की स्थिति देख लो आप। उन देशों में आपको बड़ी मुश्किल से देशद्रोही जासूस मिलेंगे। बिंब बनाकर बेवकूफ बनाना, ये संघ की खासियत है। उसके दड़बे में फंसना नहीं चाहिए। देश के लिए, हमारा देश है,
बिल्कुल। हमारा देश देश है जिसके अंदर सांस्कृतिक विविधता है, भाषा की विविधता है। आरएसएस तो कुछ नहीं मानता है, वो तो सबको एक रंग में रंगना चाहता है। और सोचिए, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन में भारत माता की जय एक पॉपुलर नारा था, सभी कांग्रेसी नारा लगाते थे। लेकिन जब देश आजाद हो गया, इसके बाद जो है भारत माता का स्वरूप बदल गया। आपको याद होगा पंकज जी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी ने बताया कि भारत माता कौन है। भारत वो माता बताते हैं कौन कि है? मिलियंस ऑफ, हाँ, जो इस देश की जो करोड़ों आबादी है उसको भारत माता मानते हैं। जिस दिन वो ऊपर होगा, जिस दिन वो एम्पावर्ड होगा, जिस दिन वो असमानता से बाहर निकलेगा, गरीबी से बाहर निकलेगा, उस दिन भारत माता की जीत मानते हैं वो। और ये बात पचती नहीं है, मुझे लगता है, संघ और भाजपा को। भाई उसमें तो बंच ऑफ थॉट में तो गुरु जी दूसरी चीज कहते हैं ना, कि देश के आम लोगों को आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि वो सवाल करने लायक रह जाए। वो तो 5 किलो अनाज पे आपको निकम्मा बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं, और आप आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हो, बिल्कुल। है ना। आप और दूसरी मुझे चीज, एक, आत्मनिर्भर शिवराज सिंह चौहान का लड़का बने और अमित शाह का बने, लेकिन तेरा मेरा लड़का तो 5 किलो अनाज ले और अभी कांवड़ लेने जाए, बिल्कुल। 8 दिन की पूरी और काम विश्व हो दीपक, सकती है। जब ये बात होती है ना, ये कि ये गवर्नर को ये नहीं करना चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जो है वो बाउंड है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है दायित्वों से। जो, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये बात नहीं कह रहा तो आखिरकार आप उस किस्म के फंक्शन क्यों कर रहे हैं। मुझे याद है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि गवर्नर का कोई फंक्शन नहीं, कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, वो बिल्कुल रत्ती भर का इंडिपेंडेंट नहीं है। कुछ भी नहीं उसका है, सिर्फ एक सही ही है। फंक्शन है, उसको किसी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर बचा के रखना है। वो केंद्र का एजेंट है, वो किसी तरह फेडरल स्ट्रक्चर को बचा के रखे। लेकिन आप देखिए, आयरनी देखिए कि गवर्नर ही फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, वही कमजोर कर रहा है। चाहे एन रवि का मामला हो, चाहे इससे पहले जो केरल के गवर्नर उनका मामला हो, या आज जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं जो वो पश्चिम बंगाल में थे, इन सारे लोगों ने मिलकर के ऐसे ऐसे काम किए जिससे फेडरल स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुंचा। और अब ये भारत माता की तस्वीर लगा खड़े हो गए। ये ईव आप टीचर्स है। मैंने नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। ये बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से इनका कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए मैंने कहा अगर कोई कॉमन मैन लगाता है इस तस्वीर को सड़क पे चौराहे पे लगा करके, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये बीजेपी के हाथ का टूल बन जाती है, पर स्कूल में बच्चों को एक स्वरूप के लिए, स्कूल तक लेवल पे देखो ना, कोई स्कूल में हमारे समय ऐसा नहीं होता था कि कोई फंक्शन में एक बच्ची को सफेद कपड़े पहना के और त्रिशूल लेकर भारत माता बना के नाचते हैं और गीत होते थे। बिल्कुल। वो एक बिंब के रूप में हम अपने देश, जब बच्चों की सूचना सीमित होती था, हम अपने देश से जोड़ने के लिए, उसकी पवित्रता बताने के लिए, उसके प्रति आस्था बताने के लिए करती। बिल्कुल। और उस समय मजेदार चीज है कि हमारे जैसे जावरा सरी का स्कूल था जहाँ पे 60% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, वहां कोई मुसलमान को आपत्ति भी नहीं होती थी। हाँ, कभी नहीं, ऐसा माहौल नहीं था। बिल्कुल ऐसा माहौल नहीं था हमारे स्कूल में ना रूटीन की घटना थी। ऐसा नहीं था कि भारत माता नहीं बन रही है, बच्चियों में लड़ाई होती थी कि हम भारत माता बनेंगे, कोई ऐसा कोई होता नहीं था। लेकिन इन लोगों का हर चीज की भी एजेंडा है। ये जैसे कि आपको संविधान को कमजोर करके, तिरंगे को कमजोर करके, ये भारत माता के हाथ का जो भगवा झंडा है उसको ऊंचा करना चाहते हैं। बिल्कुल। एक्चुअल क्या है कि ये मुंह में राम जरूर होता है इनके, लेकिन आप बगल में झांकोगे नाथुराम ही लटकता है उसमें। ये आपका प्रिय जो है स्लोगन है। बिल्कुल। ठीक है, अब इस कार्यक्रम को खत्म किया जाए। थैंक यू।